सभी साथियों को नमस्कार। आप सब लोगों का प्रत्युष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हमने पॉलिटी के टॉप 100 प्रश्न लिए हैं यूपी ट्रिपल पैट एग्जाम को देखते हुए। उम्मीद करते हैं कि पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। टॉप मोस्ट 100 हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं पॉलिटी से रिलेटेड। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। पहला प्रश्न है भारतीय संविधान, पहला कूट है अलिखित संविधान है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कूट है लिखित संविधान है, तो एकदम सही बात है ये। और तीसरा जो यहाँ पर कूट है वो है मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, ठीक है। तो इनमें 1, 2, 3 में कौन कौन से कूट जो है वो सही है। तो यहाँ पर दिखेगा जो पहला कूट है अलिखित संविधान, ये एकदम गलत है, ठीक है। भारतीय संविधान अलिखित संविधान नहीं है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। देखिए भारत अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व का सबसे पहले संविधान जो निर्मित हुआ था वो कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था, ठीक है ना। वो अलिखित संविधान है, ठीक है। और दुनिया का पहला लिखित संविधान जो है वो अमेरिका का है। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो किस देश का है? तो भारत देश का है, ठीक है ना। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात की जाए तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो है भारतीय संविधान में 252 आर्टिकल जो है सीधे तौर पे उठा लिए गए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। कथन 2 और 3 जो है सही है। कथन जो फर्स्ट है वो एकदम निराधार है, वो एकदम गलत है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, क्या ये भारतीय संविधान की विशेषता है? तो ये भारतीय संविधान की विशेषता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है परिसंघ, परिसंघ मतलब कल्पना संरचना, ये भी विशेषता है, एकदम सही है। तीसरा विकल्प है प्रतिबद्ध न्यायपालिका, तो ये भारतीय संविधान की कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। शक्तियों का वितरण, बिल्कुल शक्तियों का वितरण हो चुका है। केंद्र के पास जो है भी शक्तियां हैं और राज्यों के पास भी शक्तियां हैं, ठीक है। और जो जिला अध्यक्ष हैं उनके पास भी शक्तियां हैं, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष जो है उनके पास भी शक्तियां हैं, और जो ग्राम प्रधान है उनके पास भी शक्तियां हैं। तो शक्तियों क्या हो चुका है? विकेंद्रीकरण हो चुका है। तो यहाँ पर जो है कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं होगी? प्रतिबद्धता न्यायपालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ठीक है। प्रश्न नंबर हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है भारतीय संविधान की प्रणाली क्या है? भारतीय संविधान की जो प्रणाली है वो क्या है? पहला विकल्प यहाँ पर आपके सामने है संसदीय प्रणाली, दूसरा विकल्प है अध्यक्षात्मक प्रणाली, और तीसरा विकल्प है राजतंत्रीय प्रणाली, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली। कौन सा होगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए संसदीय प्रणाली, ठीक है। तीसरे का पहला विकल्प जो है एकदम सटीक होगा, सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 आ चुका है, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है संसदीय शासन प्रणाली आधारित होती है। जो संसदीय शासन प्रणाली है ये किस पर बेस्ड होती है, ये पूछ रहा है प्रश्न। पहला विकल्प यहाँ पर दे रखा है शक्ति के अविभाज्यीकरण पर, शक्ति के
अविभाज्यीकरण पर, दूसरा विकल्प है शक्ति के पृथक्करण सिद्धांतों पर, और तीसरा विकल्प है न्यायिक स्वतंत्रता पर, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना, शक्ति के अविभाज्यीकरण पर। सही है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने, देखिएगा बेटा यहाँ पर, ये प्रश्न नंबर 5 है, ये प्रश्न नंबर 5 है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 5? भारतीय संविधान के अंतर्गत, समझिए क्वेश्चन को, भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है। संप्रभुता संबंधित है। देखिए संप्रभुता का मतलब होता है कोई भी देश आंतरिक या बाहरी मामले में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं चाहता है, यही संप्रभुता है। यही क्या है? संप्रभुता है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संप्रभुता संबंधित है राष्ट्रपति से, संसद से, लोगों से, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका से। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, लोगों से। संप्रभुता संबंधित है किससे? लोगों से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न नंबर, अब हम चलते हैं 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना गया है? निम्नलिखित में से किसे शक्ति का, पावर का सर्वोच्च स्रोत माना गया है? पहला ऑप्शन यहाँ पर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा ऑप्शन है भारत की संसद को, और तीसरा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, और चौथा जो विकल्प आपके सामने दे रखा है भारत के संविधान को। तो छठवें का एकदम राइट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, भारत के संविधान को जो माना गया है सर्वोच्च शक्ति मानी गई है। क्या मानी गई बेटा? सर्वोच्च शक्ति मानी गई है। किसको माना गया है? किसको माना गया? सर्वोच्च शक्ति जो है भारतीय संविधान को माना गया है। किसको माना गया है? भारतीय संविधान को माना गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 7 क्या है? शिक्षा का अधिकार, किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार जो है वो राइट टू एजुकेशन जो है किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत भारतीय संविधान में इस्टेब्लिश किया गया है? तो इस प्रश्न का कौन सा जवाब जो है सही होगा? पहला विकल्प यहाँ पर देखते हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना, तो ये तो एकदम गलत हो गया, 42वां संविधान संशोधन नहीं है। ठीक है। देखिए यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन थे। एक क्वेश्चन और बन जाता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है कि लघु संविधान की संज्ञा किसे दी जाती है? लघु संविधान की संज्ञा किसे दी जाती है? तो 42वें संविधान संशोधन को दी जाती है, लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना। और विकल्प नंबर 2 क्या है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी एकदम गलत है। ठीक है। फिर तीसरा जो विकल्प है वो है 84वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी गलत है। ठीक है ना। अब आपके पास जो है वो लास्ट ऑप्शन बचता है, कौन सा? डी विकल्प बचता है आपके सामने 86वें CAA के तहत। तो भारतीय संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार में, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का जो अधिकार जोड़ा गया है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है इसको जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग जो है। ठीक है ना। और 1 अप्रैल 2010 से जो है शिक्षा का अधिकार जो है लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा ये भी आप क्वेश्चन जो है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग चलें। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? सही उत्तर इंगित कीजिए। सही उत्तर इंगित कीजिए। क्या है सही उत्तर बेटा? संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा निम्नलिखित में से जो है सुसंगत है। निम्नलिखित में से सुसंगत है। निम्नलिखित में से सुसंगत है बेटा, बताना है। तो देखो संविधान के केवल भाग 3 में नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाग 3 में ही नहीं है, और भी जगह पर राज्य की परिभाषा दे रखी है। जैसे राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दे रखी है। राज्य शब्द की परिभाषा
अनुच्छेद 36 में दे रखी है और राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 152 में दे रखी है। तो राज्य शब्द की परिभाषा जो है भारतीय संविधान में 3 जगह दे रखी है। कितनी जगह दे रखी है बेटा? 3 जगह दे रखी है, ठीक है ना। तो इसमें और दूसरा जो विकल्प है वो क्या कह रहा है? संविधान के केवल भाग 3 एवं 4 में, ठीक है ना। और जो तीसरा जो विकल्प है वो क्या है? संविधान के केवल भाग 4 में। और चौथा विकल्प है संपूर्ण संविधान में। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो विकल्प आपका सही होगा वो होगा बेटा, यहाँ पर वो विकल्प सही होगा ऑप्शन नंबर जो है बी के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। संविधान के केवल भाग 3 और भाग 4 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ बेटा। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है समझिएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बेटा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली जो है किस देश के संविधान से ली गई है? पहला यहाँ पर विकल्प है, पहला विकल्प बेटा है अमेरिका। पहला विकल्प क्या है? अमेरिका। दूसरा विकल्प क्या है? जापान। और तीसरा विकल्प क्या है बेटा? कनाडा। और चौथा विकल्प क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा बेटा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान से ली गई है। कहाँ से ली गई है बेटा? जापान से ली गई है, ठीक है ना। और मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात की जाए तो अमेरिका, मौलिक अधिकार की बात की जाए तो अमेरिका से, ठीक है। संघीय संसद प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, ऑस्ट्रेलिया से क्या ली गई है? प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, ठीक है। प्रश्न नंबर हम लोग 10 की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न नंबर किसकी तरफ मूव करते हैं? 10 की तरफ मूव करते हैं और पढ़ते हैं क्या लिखा है प्रश्न नंबर 10 में। मूल अधिकारों के असंगत, मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया है, ठीक है ना। मूल अधिकार के असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है शून्य घोषित किया गया है? तो देखो मेरे भाइयों ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 12 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद हमें 12 क्या बताता है? राज्य शब्द की परिभाषा देता है। राज्य क्या है? राज्य के बारे में बताता है अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद 11 क्या कहता है मेरे भाइयों? अनुच्छेद 11 क्या बताता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है, नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है, ठीक है। अब देखिएगा अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 हमें क्या बताता है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का मतलब ये हुआ कि अगर मौलिक अधिकारों में असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को अनुच्छेद 13 के तहत जो है शून्य घोषित किया गया है। विकल्प नंबर जो है सेकंड सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। और अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 क्या बताता है मेरे भाइयों? अनुच्छेद 21 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद 21 हमें बताता प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसको याद कैसे रखोगे मेरे भाइयों? इसको याद कैसे रखोगे? तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है कि भगवान पर जो है 21 रुपये का प्रसाद चढ़ाकर हमने अपने प्राणों की जो है अपने प्राणों को बचाया है। 21 रुपये का प्रसाद चढ़ा के जो है 21 रुपये का प्रसाद चढ़ा के हमने अपने प्राणों को बचाया है। ये किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है ना। प्रश्न नंबर हम लोग 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर हमें 11 क्या बताता है? प्रश्न नंबर बेटा 11 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि एक पंथ निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? एक
पंथ निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। ठीक है ना। देखिए भारतीय संविधान में ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको हम बात बताने जा रहे हैं। भारतीय संविधान में कहीं पर भी जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं आया है, क्योंकि धर्मों के अंदर क्या होते हैं, पंथ होते हैं, धर्मों के अंदर भी एक पंथ होते हैं। तो भारतीय संविधान में धर्मों के साथ साथ पंथों को भी लिया है। तो भारत एक कैसा राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि भारत जो है सभी धर्मों के प्रति कैसा है, तटस्थ रहता है। सभी धर्मों के प्रति कैसा रहता है, तटस्थ रहता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर अब कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा भाइयों, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर, अब हम चलते हैं 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है मेरे भाइयों, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, सही उत्तर दीजिए, सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 15(1) निषेध करता है, अनुच्छेद 15(a) निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसके आधार पर नहीं भेदभाव करेगा, तो इस प्रश्न में जो है जो विकल्प सही होगा मुझे लगता है वो सही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होना चाहिए भाइयों, ऑप्शन नंबर डी जो है होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। कौन कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी के आधार पर राज्य जो है भेद नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 हमें क्या बताता है बेटा, प्रश्न नंबर 13 गौर से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 13 आपको दिख रहा है बेटा, प्रश्न नंबर 13 ये रहा, ठीक है ना, रेड सर्किल में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत से अंत दिलाता है, छुआछूत का अंत करता है और उनका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध करता है। ये कौन सा आर्टिकल बताता है, कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो देखो मेरे भाइयों अनुच्छेद 16 हमें क्या बताता है, अनुच्छेद 16 हमें क्या बताता है, एक सेकेंड। तब भाइयों अनुच्छेद 16 ये बताता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बताता है कौन, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमें क्या बताता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, ठीक है ना। अनुच्छेद 18 क्या बताता है बेटा, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है ना। अनुच्छेद 19 हमें क्या बताता है मेरे भाइयों, अनुच्छेद 19 बताता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 17 बचा है जो हमें बताता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा मेरे भाइयों वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 17 हमें बताता है छुआछूत का अंत यानी अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 14 कहाँ का आता है देखत हैं जरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती हैं, जबकि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा निम्न आधार पर की जाती है। किस आधार पर बेटा, तो इसमें देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा 14 नंबर प्रश्न का। मुझे लगता है इसमें जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। युद्ध एवं बहाव आक्रमण की दृष्टि में 19 नंबर जो आर्टिकल है वो निलंबित हो जाता है मेरे भाइयों। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है मेरे भाइयों, भ्रमण की स्वतंत्रता पर
भ्रमण की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है? राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सटीक जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर, किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 16 एकदम गजब का क्वेश्चन है भैया। प्रश्न नंबर 16 एकदम गजब का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 16 नंबर, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या कितनी है? यानी आर्टिकल 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कितने प्रकार की फ्रीडम हैं, ये बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विकल्प हो जाएगा मेरे भाइयों। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हो जाएगा 6। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 को हम गोल करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें संपत्ति का अधिकार निहित है? किसमें संपत्ति का अधिकार निहित है? ठीक है। देखिए, संपत्ति का अधिकार किस समय एक मौलिक अधिकार हुआ करता था? संपत्ति का अधिकार किस समय क्या हुआ करता था? राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार हुआ करता था, फंडामेंटल राइट हुआ करता था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और भारतीय संविधान के भाग 12 में और आर्टिकल 300 का या कैपिटल ए में इसको रख दिया गया, 301 में इसको रख दिया गया। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 ए। 17 नंबर का जो करेक्ट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए बेटा, प्रश्न नंबर अब हम चलते हैं 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है? कौन सा अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है? कौन सा अधिकार बेटा, कौन सा अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता है, बिल्कुल एकदम सही जवाब। भाषण की स्वतंत्रता है, एकदम सही जवाब। समानता का अधिकार है, एकदम सही जवाब। लेकिन है काना भैया, रोजगार का अधिकार नहीं है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर जो है 19 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमसे क्या कह रहा है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन आया है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के प्रति सुरक्षा के संबंध में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन आया है? ठीक है। देखिए बेटा समझिएगा, अनुच्छेद 22 हमें क्या बताता है? दोष सिद्धि के संबंध में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 22 बताता है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है। और अनुच्छेद 21 हमें क्या बताता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 हमें क्या बताता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 20 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद हमें 20 क्या बताता है? दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा मेरे भाइयों? तो विकल्प इसमें सही हो जाएगा सी विकल्प इज राइट आंसर। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न जो नंबर 20 है वो क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 20 बेटा क्या कह रहा है, समझते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है?
अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। क्या आता है? पहला विकल्प पढ़ते हैं, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। दूसरा विकल्प, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। तीसरा विकल्प बेटा, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध वाद करने का अधिकार। चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा मेरे भाइयों? निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 हमसे कहा कह रहा है भैया, देखो जरा गौर से, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक निर्णय में गोपनीयता के अधिकार को, गोपनीयता के अधिकार को, गोपनीयता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? एक मौलिक अधिकार जो है घोषित किया गया है, ठीक है। श्रेया घोषाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ। और तीसरा विकल्प है नरेंद्र बनाम के मीना। और चौथा विकल्प है खड़ग सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। तो 21 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प नंबर यहाँ पर होगा सेकंड, न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तास्वामी बनाम सेवानिवृत्त भारत बनाम संघ। ऑप्शन नंबर सेकंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ बेटा। प्रश्न नंबर 22 हमसे क्या कह रहा है? मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार पर प्रतिषेध कौन सा आर्टिकल लगाता है? कौन सा आर्टिकल लागू होता है? प्रश्न नंबर 22 देखिएगा बेटा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मेरे भाइयों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 हमें क्या बताता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 14 हमें क्या बताता है? अनुच्छेद हमें 14 का बताता है कि विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता। और अनुच्छेद 21 हमें क्या बताता है? 21 हमें बताता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद हमें 19 का बताता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे देखिएगा भाइयों, प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 23 का क्या धमाका करता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदत्त करता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम गजब का क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग बेटा, ठीक है। देखो बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को प्रदत्त करता है? देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद है बताइए भाइयों। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32। देखिए भाइयों, यदि आपके मौलिक अधिकार का वायलेशन होता है, यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप जो है कोर्ट में क्या करेंगे? रिट दायर करेंगे। और रिट कितने प्रकार की होती हैं? रिट 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की रिट होती हैं, ठीक है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, इस तरीके से जो है 5 रिटें होती हैं, ठीक है ना। कितनी रिटें होती हैं? 5 रिटें होती हैं। जब आप हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे, हाई कोर्ट में रिट दायर करेंगे तो 226 के तहत रिट दायर करेंगे। और यदि आप सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकार से संबंधित जो है रिट दायर करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 32 का सहारा लेंगे, अनुच्छेद 32 का सहारा लेंगे, अनुच्छेद 32 का सहारा लेंगे, ठीक है। हाई कोर्ट में रिट दायर करनी है तो आर्टिकल 226 ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट में यदि आपको रिट दायर करनी है तो अनुच्छेद 32। और यहीं पर एक IAS में प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा गया था कि किन मामले में हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है?
किन मामलों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल होता है? तो मौलिक अधिकार के हनन के मामले में, यानी कि आर्टिकल 226 ज़्यादा ताकतवर है आर्टिकल 32 से, ठीक है ना। आर्टिकल 32 से ज़्यादा पावरफुल है। आर्टिकल 32 छोटा नंबर है, आर्टिकल 226 बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ज़्यादा पावर, और छोटा नंबर तो इसका मतलब छोटी पावर, ठीक है ना। क्योंकि सबसे जल्दी आपको फंडामेंटल वायलेशन में कहाँ पर जो है जज मिलेगा, जल्दी न्याय आपको कहाँ मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट में? तो मौलिक अधिकार के वायलेशन के मामले में आपको सबसे जल्दी जो न्याय मिलेगा वो मिलेगा हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे, हाई कोर्ट में जब आप जाएंगे तो आप किस अनुच्छेद के तहत रिट दायर करेंगे हाई कोर्ट में? तो हाई कोर्ट में जब आप रिट दायर करेंगे तो अनुच्छेद 226 के तहत आप रिट दायर करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सभी लोगों को? अब प्रश्न नंबर 24 की तरफ चलें। तो प्रश्न नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 24 हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 24 हमसे कह रहा है, वो बोल रहा है, वो चिल्ला रहा है कि अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है। अधिकार परीक्षा जो लेख है वो किन के खिलाफ जारी की जाती है? एक ये भी रिट है, एक ये भी रिट है। आर्टिकल 32 के तहत आप जारी कर सकते हैं इसको, चाहे आर्टिकल 226 के तहत इसको जारी कर सकते हैं। अधिकार परीक्षा लेख जारी की जाती है, किन के विरुद्ध ये जारी की जाती है? 24 नंबर प्रश्न से चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा है क्या? तो 24 नंबर का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा मेरे भाइयों? मेरे भाइयों ध्यान रखिएगा, अधिकार परीक्षा लेख जो जारी किया जाता है वो किसी लोक पद को हड़पने के विरुद्ध जो है ये रिट दायर की जाती है। ये रिट दायर की जाती है किसी लोक पद को हड़पने वाले के विरुद्ध, ये रिट जो है दायर की जाती है। जैसे आपने देखे होंगे बहुत से जो है ट्रेनों में लोकल टीटी बन जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि एक सिपाही जो है दरोगा की वर्दी पहन लेता है। तो इसको मान ही लो, एग्जाम्पल के तौर पे इसको मान लो कि अगर कोई सिपाही, ठीक है ना, सरकार ने उसको सिपाही के पद पर जो है तैनात किया है, अगर वो सिपाही एक दरोगा जी की वर्दी पहन लेता है, एक दरोगा की वर्दी पहन लेता है, तो जो है उससे कोर्ट पूछ सकता है, उससे जो उनका बड़ी ऑफिसर हैं वो पूछ सकते हैं कि आप तो जो है सिपाही थे, आपने दरोगा की वर्दी पहन रखी है, आपको ये अधिकार किसने दिया है? आपको ये अधिकार किसने दिया है? तो ये जो इसको बोलते हैं अधिकार परीक्षा। इसको क्या बोलते हैं? अधिकार परीक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर अभी 25 को हम सॉल्व करते हैं। अभी देखिए, ये अधिकार परीक्षा वाला केस जो हाल ही में पकड़ा गया था, इधर फिरोजाबाद में एक दरोगा जी, फर्जी दरोगा जी पकड़े गए थे। वो तो खैर फर्जी दरोगा जी थे, ठीक है ना, लेकिन जो है बाय चांस कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है और निम्न पद पर है और वो उच्च पद को अगर सुशोभित कर रहा है तो उससे जवाब तलब जो है कोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर जो है 25 की तरफ चलते हैं, और 25 नंबर प्रश्न हमसे क्या कहलवा रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है। बाध्यकारी बल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पीछे बाध्यकारी बल है। पहला ऑप्शन है लोकमत का, दूसरा विकल्प है सरकार का, तीसरा विकल्प है संविधान का, और चौथा विकल्प है प्रशासन का। तो 25 नंबर का बेटा सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लोकमत का। किसका? राज्य के नीति तत्व पीछे बाध्यकारी बल क्या है? लोकमत है। क्या है बेटा? लोकमत है। क्या बेटा? लोकमत है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 हमसे क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध जो है वो किससे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का संबंध सीधे किससे है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल राजनीतिक न्याय, या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 27 हमसे क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 27 कह रहा है मेरे भाइयों कि कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद
समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी सिविल कोड से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 किससे संबंधित है? आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक संहिता से संबंधित है आर्टिकल 44। अब याद कैसे रखोगे? इसमें आया है समान नागरिक, तो इसमें बेटा देखो चार चार कैफे हैं, चार चार कैफे हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, समान हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो 44 में है। किस अनुच्छेद में है? 44 में है। किस अनुच्छेद में मेरे भाइयों? 44 में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित नहीं है? वर्णित नहीं है। चलिए देखते हैं 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। देखते ही बता दो आप कि वो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये फंडामेंटल राइट में है। ये कहाँ है? फंडामेंटल राइट में है, मौलिक अधिकार में है, ना कि डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में जीविका पर्याप्त साधन का अधिकार ये बताया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार ये बताया गया है 39 में, और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि ये बताया गया है। लेकिन 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा फंडामेंटल राइट के आर्टिकल जो है 21 के काम में ये बात बताई गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। मृत्यु का अधिकार, ठीक है, मृत्यु का अधिकार ये भी कैसा अधिकार है? मृत्यु का अधिकार कैसा अधिकार है बताइएगा? मृत्यु का अधिकार कैसा? ये भी मौलिक अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 ये क्या है? आर्टिकल 40 दिमाग में आपके घंटी बजनी चाहिए। आर्टिकल 40 36 से 51 तक, 36 से 51 के बीच में आर्टिकल 40 आ रहा है, तो इसका मतलब ये डीपीएसपी है। इसका मतलब ये डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आएगा ये। ठीक है, अब 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 30 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। ठीक है, चलिए बेटा, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 48 का ए, आर्टिकल नंबर 48 का ए। ठीक है ना, 48 का ए का 4 हो जाएगा बेटा। अब ए का 4 हुआ तो इसका मतलब विकल्प कौन सा हो जाएगा? ए का 4 हुआ तो विकल्प हो जाएगा बेटा फर्स्ट। बेटा एक ही ऑप्शन से हो गया सही, एक ही ऑप्शन से, एक ही हमने बताया और आंसर क्लिक हो गया, क्योंकि ए का जो डीएट नंबर दे रखा है वो अलग अलग दे रखा है। ठीक है ना, अब देख लीजिएगा बी का कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, बी का बेटा 3 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। यानी कि भारत की प्रभुता की रक्षा करना ये किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 51 के ए के सब क्लोज सी में है। हमारी सामाजिक संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना किस अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 51 के ए सब क्लोज एफ में। ठीक है, और संसद सदस्य की दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता ये किस में हो जाएगा? 102 में हो जाएगा। ये किस में हो जाएगा? 102 के सब क्लोज 2 में हो जाएगा। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलिए प्रश्न नंबर 31 की तरफ अब हम चलें। प्रश्न नंबर 31 हमसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 31 कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड मिलाइए बेटा। ठीक है, तो मिलाते हैं। अनुच्छेद 51 का हमें क्या बता रहा है? अनुच्छेद 51 का हमें
क्या बता रहा है कि निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 213 क्या बता रहा है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना। अनुच्छेद 44 हमें क्या बता रहा है, समान नागरिक सिविल संहिता। और अनुच्छेद 50 हमें क्या बता रहा है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 32 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 हमें क्या बताता है, प्रश्न नंबर 32, मौलिक कर्तव्यों का विचार प्राप्त किया गया। मौलिक जो कर्तव्य हैं इनका विचार किस देश के संविधान से प्राप्त किया है। तो अभी हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो यूएसएसआर से लिए गए हैं, यानी सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलें बेटा प्रश्न नंबर 33 की तरफ चलें। अब हम प्रश्न नंबर 33 हमसे क्या कह रहा है कि प्रश्न नंबर 33 कह रहा है मेरे भाइयों, प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 33 हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंच में संविधान के मूल कर्तव्य सीधे परिवर्तित किए जा सकते हैं, किस मंच से किए जा सकते हैं। तो किसमें ये ताकत है कि मूल कर्तव्य सीधे परिवर्तित किए जा सकते हैं। 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं बेटा कर सकता, सिर्फ संसद के अलावा। सुप्रीम कोर्ट में कोई औकात नहीं है, हाई कोर्ट में भी, जो सुप्रीम कोर्ट में औकात नहीं है बेटा तो हाई कोर्ट में तो हो ही नहीं सकती है। राष्ट्रपति तो बेटा तुम्हें पता ही है कठपुतली के तरीके से काम करता है। तो सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से कि कानून का निर्माण कौन करता है, कानून का निर्माण कौन करता है, संसद करती है। कौन करती है, संसद करती है। ठीक है ना। चलिए बेटा प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। संप्रभुता की रक्षा करना, संप्रभुता की रक्षा करना क्या मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल है बेटा। ठीक है, देश की रक्षा करना ये भी है मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रगान का आदर करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। लेकिन भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न नंबर 35 की तरफ चलते हैं और 35 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना अनिवार्य है। नमन करना अनिवार्य है कि उसे गाना है, गाना और आदर पूर्वक खड़े रहना है या आदर पूर्वक खड़े रहना है। ठीक है ना। तो इसमें 35 नंबर में कौन सा विकल्प सही होगा, आदर पूर्वक जो है हमें खड़े रहना है, आदर पूर्वक हमें खड़े रहना है। यदि राष्ट्रगान कहीं बज रहा है, कोई गा रहा है तो हमें आदर पूर्वक क्या करना पड़ेगा, खड़े रहना है। बिल्कुल हिलना ढुलना नहीं है, सावधान की अवस्था में खड़े रहना है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो पहला इसमें विकल्प है सभी संसद सदस्यों द्वारा, सभी संसद सदस्यों द्वारा। तो पहला वाला जो कूट है, जो कथन है वो एकदम गलत है। संसद के सभी सदस्य नहीं भाग लेते हैं, जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं वो नहीं भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज क्षेत्र के विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य द्वारा। ठीक है, तो बेटा इसमें जो कूट सही होगा, इसमें जो विकल्प सही होगा 36 का वो होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 2 और 3। चौथा वाला भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें बी और 2 और 3 हो जाएगा सही। विकल्प नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 बेटा क्या पूछ रहा है और आप इसका क्या जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 37 हमसे पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति
भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जूम कर दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाएगा, विवादों का विनिश्चय किया जाएगा। 35 का कौन सा सही होगा? 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 हमसे क्या पूछ रहा है? राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, प्रारंभ की जा सकती है। तो ये संसद के किसी भी सदन में इसको आप जो है महाभियोग ला सकते हैं, अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत किसी भी सदन में इसको लाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के तहत। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो किसी भी राज्य का एक राज्यपाल, किसी भी राज्य का एक राज्यपाल, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 40 की तरफ चलते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो 40 का जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए राष्ट्रपति महोदय जो है अध्यादेश जारी करते हैं 123 के तहत, और राज्यपाल महोदय जो है अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत। और अध्यादेश राज्यपाल या राष्ट्रपति कब जारी करते हैं? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राष्ट्रपति महोदय और राज्यपाल जी अध्यादेश जारी करते हैं। राज्यपाल महोदय अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति महोदय जो अध्यादेश जारी करते हैं वो 123 के तहत। बस नंबरों का खेल है, नंबरों को इधर उधर करना है आपको, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न क्या है? 41 नंबर प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये भैया होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 42 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 हमसे क्या कहलवा रहा है मेरे भाइयों? प्रश्न नंबर 42 कहता है कि उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? संविधान पूर्णतया मौन है, 42 नंबर का पहला विकल्प, ठीक है। संविधान पूर्णतया मौन है, क्या ये चीज़ सही है? एकदम सही है, पहला ही ऑप्शन इसमें हमें मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। संविधान पूर्णतया कैसा है? मौन है, ठीक है। 43 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं, उनसे संबंधित कुछ विषय दे रखे हैं, उनको जो है आपको कूट करना है, मिलाना है, ठीक है। चलिए क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की जो शक्ति है वो है अनुच्छेद 72 में। किस में है? 72 में। क्षमादान की शक्ति 72 में, ठीक है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं संघ की कार्यकारी शक्ति। तो जो संघ की कार्यकारी शक्ति ये है 53 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में, ठीक है। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति 76 में, ठीक है। ये मिल गया आपका विकल्प। तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं बेटा 44 नंबर प्रश्न की तरफ, ठीक है। 44 नंबर प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है, अपने पद से हटाया जा सकता है। 44 नंबर प्रश्न हमसे क्या कहलवा रहा है कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसका जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको कैसे हटाया जा सकता है? तो साबित कदाचार के आधार पे और असमर्थता के आधार पर, ठीक है। या मान लो कोई भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, उसको लकवा मार जाए, ठीक है, या सब कोई उसने संविधान के खिलाफ कोई काम किया है, तो ऐसी स्थिति में जो है उसको हटाया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा वो सेकेंड हो जाएगा, वो फोर्थ हो जाएगा, उपयुक्त A और B दोनों, ठीक है ना। चलिए बेटा प्रश्न नंबर 45 की तरफ चलते हैं।
क्या एक पारंगत वित्तवेता जो ना तो अधिवक्ता रहा हो और ना ही न्यायिक अधिकारी रहा हो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, या किसी अन्य हाई कोर्ट का जो है न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? 45 का प्रश्न नंबर जो है उसका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है भाइयों, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 46 का कह रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय पुनर्वलोकन शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? एक बार प्रश्न को पुनः समझते हैं, क्योंकि भारत के थोड़ा जुकाम है, इस वजह से आवाज़ हो सकता है आपको अच्छी ना मिल रही हो, लेकिन समझने की कोशिश करना कृपया करके, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय पुनर्वलोकन की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 46 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, विकल्प नंबर 137। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर जो है 47 देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 हमसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी? तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 141, अनुच्छेद 141 यानी बी विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति दी गई है? 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 223 के तहत। 49 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसकी राय की प्रधानता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में किसकी राय की प्रधानता है? 49 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति। 50 नंबर प्रश्न है, 50 नंबर प्रश्न है, पंचायतों के गठन से संबंधित संविधान का है, पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल होगा एक जगह का कर लो, एक जगह खा कर लो, ठीक है ना। तो 50 का जो विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 243 का खा। ठीक है, बात आगे क्लियर हो गई। अब देखिए 50 प्रश्न जो है इस वीडियो में हमने सॉल्व कर दिए हैं। 50 प्रश्न जो अभी बचे हुए हैं उसके लिए हम सेकंड वीडियो क्रिएट करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन करा देना मतलब नहीं, हमारा मकसद है कि आपको एक प्रश्न के सहारे कई और प्रश्न आपको जो है हम करा सकें और अच्छे से आपको क्वेश्चन जो है माइंड में सेव हो जाए, जिससे कम से कम ऐसा हम आपको समझा दें जो आपके एग्ज़ाम तक आपके दिमाग में बना रहे। ठीक है, और वहाँ पर आप जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है ना, बात आगे समझ में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।